नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। मई के महीने में क्यों धीमी पड़ गई म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में निवेश की रफ्तार? कैसा रहा एसआईपी इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड? गोल्ड सिल्वर में पैसे आए या गए? और एनपीएस की हेल्थ स्कीम जैसी ढेर सारी काम की बातें बताने के लिए हम एक बार फिर से लेकर हाजिर हो चुके हैं म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास। और म्यूचुअल फंड से जुड़े सभी मुद्दों पर डीप इंसाइट्स के लिए हमारे साथ इस वक्त जी बिजनेस के स्टूडियो में मौजूद हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी सर। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। और हर बार की तरह इस बार भी मेरा पहला सवाल, बिल्कुल आंकड़ों के कैसा साथ लगा आपको आंकड़ा? बिल्कुल आंकड़े पहले हमारे दर्शकों के सामने रख दें कि किस तरह के आंकड़े आए। नंबर वन, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो ओवरऑल एयूएम है वो 81,92,000 करोड़ था पिछले महीने। थोड़ा सा घटा है, 20-30 हज़ार करोड़, 51,58,000 करोड़, कोई खास बात नहीं। इक्विटी फंड का एयूएम थोड़ा सा बढ़ा है, पौने 36 लाख करोड़ था, 36 लाख करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा, कोई खास बात नहीं। इक्विटी फंड्स में निवेश घटकर आया है, 38,000 करोड़ से घटकर 22,923 करोड़ के आसपास रहा है। मंथली 40% की गिरावट आती दिखी, इसका करेंगे आगे विश्लेषण। डेट फंड में थोड़ा सा पैसा निकला है, 96,000 करोड़ का, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा निकला है। और अप्रैल में के महीने में 2.5 लाख करोड़ आया था, यह निकला तो इफेक्टिवली 3.5 लाख करोड़ का डिफरेंस हो गया एक तरह से। डेट फंड का एयूएम भी इसी वजह से घटा है, आप देख सकते हैं अब 18 लाख करोड़ के आसपास है। हाइब्रिड फंड है, इनमें निवेश घटा है, 20,000 करोड़ से घटकर 10,000 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है, आधा रह गया है। और मई के महीने में म्यूचुअल फंड में से नेट इक्विटी डेट सब कुछ मिला के 64,000 करोड़ रुपए का पैसा बाहर निकला है, जबकि अप्रैल के महीने में 3,22,000 करोड़ का आया था। अप्रैल के महीने में आमतौर पर डेट फंड में पैसा काफ़ी तेज़ी से आता है, मार्च में निकलता है। ये ट्रेंड था आपके लिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का। ओके, और सर इस बार गोल्ड की चमक फीकी क्यों पड़ी? हाँ, ये इंटरेस्टिंग डेटा है जो जानने समझने जरूरी है। मई के महीने में हुआ है कि गोल्ड ईटीएफ से करीबन 725 करोड़ रुपए लोगों ने निकाले हैं, नंबर वन। यही अप्रैल के महीने में गोल्ड के ईटीएफ में 3,000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा आया था, तो 3,800 करोड़ का फर्क पड़ गया एक तरह से। इम्पोर्ट ड्यूटी में जो बढ़ोतरी हुई उसकी वजह से जो गोल्ड के दाम तेज़ी से बढ़े, उसके बाद लोगों ने गोल्ड में से पैसे निकाल दिए, उनके पैसे बन गए। पैसिव फंड कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पैसा अगर कहीं आया है तो वो सिल्वर ईटीएफ में आया है। चांदी में अभी भी लोगों ने पैसा लगाया और पिछले महीने 2133 करोड़ रुपए चांदी में लगाए हैं ईटीएफ के जरिए, जबकि अप्रैल में छोटा सा आउटफ्लो हुआ था 125 करोड़ का। सो और सिल्वर ईटीएफ में 3 महीने बाद बड़ा पॉजिटिव इन्फ्लो हुआ, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोई साफ ट्रेंड नहीं है, जहाँ एक और गोल्ड ईटीएफ में से पैसा निकला है, वहीं सिल्वर ईटीएफ में से पैसा थोड़ा सा आया, जबकि ड्यूटी का इम्पैक्ट दोनों पर आया है, ऐसा नहीं खाली गोल्ड पे हुआ। लेकिन अब है लोगों का मूड है, क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। अब सर एक जो थोड़ा सा हमने ट्रेंड इस बार एसआईपी का थोड़ा स्लो देखा, क्या वो चिंता की बात है? इसके अलावा इक्विटी, डेट, पैसिव फंड्स और साथ में आपके हाइब्रिड, इन सब का ट्रेंड कैसा? देखिए, पहली चीज़ तो एसआईपी में 200 करोड़ कम आए। 31,100 करोड़ के सामने 30,950 करोड़, 200 करोड़ भी ढंग से पूरे कम नहीं आए। 200 करोड़ में क्या फ़र्क पड़ता है 30,000 करोड़ में, तो कोई ऐसी चिंता की बात है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, एसआईपी में लगातार तीसरा महीना ऐसा है जब 30,000 करोड़ से ज़्यादा के पैसे आ रहे हैं। 7 करोड़ 20 लाख करीबन नई एसआईपी शुरू हो गई। और क्या चाहिए? नए खाते कितने जुड़ रहे हैं वो भी तो देखो। अब ये जो नए खाते जुड़ रहे हैं मई के महीने में, खाली ऐसा थोड़ी 1 महीने के लिए आए हैं, ये 6 महीने के लिए रहेंगे ना, तो नई एसआईपी रजिस्टर होगी। मई महीने में कुल मिला के एयूएम रहा है 15,52,000 करोड़ का, जो कि ओवरऑल जो एयूएम है म्यूचुअल फंड का, उसमें करीबन 21% का योगदान है। ये 21% को क्यों गिन रहे हैं हम? क्योंकि ये थोड़ा सॉलिड मनी है, सिस्टम में रहता है, जल्दी से बाहर निकलता नहीं। मई महीने में नए अकाउंट खुले, 54 लाख के आसपास नए फोलियो खुले एसआईपी के, और जो बंद हुए हैं उसके हिसाब से अगर आप देखें तो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 95% के आसपास का रहा है, जो कि ठीक है। और आंकड़ा आपके सामने ही है, 30,954 करोड़ का आंकड़ा आया है मई महीने में। अप्रैल में 31,000 करोड़ प्लस था, मार्च का तो हाईएस्ट था ही, 32,000 करोड़ के आसपास का आंकड़ा, वो आपके लिए हो गया। ये तो पुराने एसआईपी के आंकड़े। अब इक्विटी फंड्स का और बाकी फंड्स का ट्रेंड देखिए, हुआ क्या है। इक्विटी फंड में अप्रैल के मुकाबले में मई में लगभग सारे इक्विटी फंड में पैसे कम आए। 10,000 करोड़ आए थे आपके अप्रैल के महीने में फ्लेक्सी कैप में, रह गए आधे 5,100 करोड़। मिड कैप में 6,550 करोड़ आए, 4,400 करोड़ रह गए। पहले राइट वाला दूसरा देखिएगा, ठीक है, उससे आइडिया लगेगा। स्मॉल कैप में 6,885 करोड़ आए थे, ये रह गए 5,000 करोड़ से नीचे। इसी तरह से लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप,
लार्ज कैप, मल्टी कैप। और यही वजह है नेट इन्फ्लो जो आपको कम दिख रहा है। एसआईपी वाला पैसा बराबर आ रहा है, उसमें 200 करोड़ ही कम हुआ है, लेकिन जो आपका 38,000 करोड़ से घटकर 22-23,000 करोड़ आ गया, इसका मतलब जो लमसम एक तरफा पैसा आ रहा था इन इक्विटी फंड में, वो पिछले महीने में कम हुआ है। रहा सवाल डेट फंड का, यहाँ पर भी पैसे निकले, लिक्विड फंड में पैसे कम हुए हैं, ओवरनाइट फंड में पैसे कम हुए हैं, मनी मार्केट फंड में कम हुए हैं पैसे, विच इज़ फाइन, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हाइब्रिड फंड का डेटा देखने लायक है, यहाँ पर भी पैसे काफ़ी कम हुए हैं। आर्बिट्राज फंड में से लोगों ने पैसा निकाला है, 12,000 करोड़ से निकलकर 5,600-700 करोड़ ही रह गया। मल्टी एसेट एलोकेशन में भी थोड़ा सा कम हुआ है, पैसा आया है, कम नहीं हुआ है, मैं तो ये कहूँगा, लेकिन इनफ्लो थोड़ा कम हुआ है। और बैलेंस एडवांटेज फंड में लोग इस वक्त पैसा लगाने के मूड में ज़्यादा दिख नहीं रहे। और अब आइए आखिर में पैसिव फंड। पैसिव फंड में जो 10,700 करोड़ का पैसा आया था अप्रैल के महीने में, मई में पैसिव फंड में से थोड़ा सा पैसा निकला है। गोल्ड और सिल्वर की तो हम बात ही कर चुके हैं, गोल्ड ईटीएफ में निकला है और सिल्वर में थोड़ा सा आया है। बिल्कुल। अब सर ओवरऑल सारे नंबर्स तो हमारे सामने आ गए हैं। अब मुझे आपसे जानना है कि आपको क्या वाकई इस बार लगा कि थोड़ी सुस्त रफ्तार रही है पूरे ओवरऑल देखो इन्वेस्टमेंट की? स्मिता, इसमें कैसा है कि ग्लास हाफ फुल हाफ एम्प्टी, आप जैसे देखना चाहें देख सकते हैं डेटा को। आपको कैसे देखना है, मेरा ये मानना है आप दोनों पर्सपेक्टिव को समझिए। नंबर वन, ऑफ कोर्स मई के महीने में निवेश की रफ्तार थोड़ी सी धीमी हुई है, कहाँ 38,000 करोड़, कहाँ 23,000 करोड़। 40% कम होना एक महीने कम बात नहीं है, छोटी बात नहीं है ना। 15,500 करोड़ रुपए कम आए, क्यों? यूएस, ईरान, ये सारा मिडिल ईस्ट का टेंशन, इसके चलते नया निवेश नहीं आ रहा लमसम वाला, ठीक है। जो आज मैं मार्केट का, अगर मुझे लगे मार्केट यहाँ से अच्छा होने वाला है, मैं पैसा डाल दूंगा, या मैं सोचता हूँ कि अच्छे लेवल पे आ जाए, डाल दूंगा। अब लेवल भी आपके ऊपर हो गए, स्ट्रेस कम नहीं हो रहा, तो फिर आप रुक जाते हैं, अरे रुकेंगे बाद में डालेंगे, ठीक है। तो लोगों ने जो लमसम पैसा लगाते हैं वो थोड़े सतर्क हुए हैं। ये तो होगी एक कहानी जो आपको 15,000 करोड़ रुपये कम दिखा रही है। दूसरी कहानी अलग है, और दूसरी ये कहानी किसकी है? जो वो इन्वेस्टर जो मार्केट को टाइम करना चाहते हैं। दूसरी कहानी वो इन्वेस्टर की जो डिसिप्लिन है, टाइम नहीं करना चाहता है, भाई मैंने तो एसेट एलोकेशन कर दिया, इक्विटी में मेरा पैसा लगाना है, वो है एसआईपी वाले लोग। एसआईपी पर तो कोई खास असर है ही नहीं। मई के महीने में सिर्फ 200 करोड़ की एसआईपी कम आई है, 30,000 करोड़ से ज़्यादा इस बार भी आई है। इस हिसाब से जो डिसिप्लिन होकर हर महीने लगाने वाले पैसे इन्वेस्टर वो बराबर लगा रहे हैं, तो इसलिए बोल रहा हूँ कुछ अच्छा भी है, कुछ कम अच्छा भी है, ठीक है। मई के महीने में थोड़ा आउटफ्लो हुआ है 64,000 करोड़ का, वो ठीक है। वो इस वजह से कि जैसे ही ड्यूटी बढ़ी थी, गोल्ड के दाम तेजी से बढ़े 10,000 रुपये, तो लोगों ने पैसे निकाल लिए, बोले ले लो, प्रॉफिट बन रहा है अच्छा खासा, अच्छा बन रहा था। भाई अचानक से आपकी 9% ड्यूटी बढ़ जाए और गोल्ड के दाम इतने 12-13 हज़ार रुपये बढ़ गए, तो मज़ा आ गया, तो लोगों ने उस वजह से निकाला है। बाकी ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि लोगों का कॉन्फिडेंस हिल गया हो म्यूचुअल फंड से, वैसा कुछ भी नहीं है। आराम से लोग पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। लमसम वाला पैसा मार्केट की टाइमिंग के हिसाब से कभी ज़्यादा आता है, कभी कम आता है। ओके, चलिए सर, ये तो एमपी के नंबर हमने अच्छे से समझ लिया। अब आपसे एक समझना है ट्रेंड, वो हमने देखा एएमसीज ने कैसे गोल्ड ईटीएफ और एफओएफ में फिलहाल एक सीमित निवेश, हम कह सकते हैं, निवेश पर रोक लगाई है। सर इससे क्या बदलेगा और क्या नहीं, और क्यों लगाई? देखिए, तो पहली चीज़ तो ये कि हुआ क्या है उसको समझिए। कई सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने गोल्ड ईटीएफ और फंड ऑफ फंड्स, इन पर नए निवेश पे रोक लगा दी कि नया पैसा नहीं चाहिए। एक मुश्त वाला जो एसआईपी वगैरह चल रही है वो ठीक है, एक मुश्त लमसम जो आप डालते हो वो मत डालिए। क्यों? इनमें कौन कौन है? एचडीएफसी है, आईसीआईसी है, एक्सिस है, कोटक है, आदित्य बिरला, ये सब है। और गोल्ड ईटीएफ में 25 करोड़ से ज़्यादा के डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन पर रोक लगा दी, भाई इससे ज़्यादा का अमाउंट नहीं लेंगे। रोक सिर्फ उन इन्वेस्टर्स पे है जो सीधे म्यूचुअल फंड से ईटीएफ यूनिट्स खरीदते हैं। क्लियर है? रिटेल इन्वेस्टर्स जो एक्सचेंज से ट्रेड कर रहे हैं, ईटीएफ एक्सचेंज पे लिस्टेड है, खरीदा जाता है, बेचा जाता है, वो आराम से करो। दो तरीके हैं, एक तो आप ईटीएफ जाके एमसी से खरीदते हैं कि मुझे ये ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है, मुझे एनएवी दे दीजिए, मैंने पैसा लगाना, वो बंद करिए। दूसरा, वो ईटीएफ लिस्टेड भी होता है, सेम ईटीएफ आप मार्केट में खरीद बेच सकते हो, उस पर कोई रोक नहीं है। वो आप खरीदो, किसी और से खरीदो, मैंने आपसे खरीदा, आपने किसी और से बेचा, वो चलता रहेगा, ठीक है। अब फंड ऑफ फंड की बात करें तो मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का एक महीने में आप निवेश कर सकते हैं, ये लिमिट आ गई, ठीक है। एक पैन कार्ड से लगभग 10 लाख रुपए तक का मैक्सिमम निवेश या तो डायरेक्टली कर सकते हैं या स्विच करके कर सकते हैं एक स्कीम से दूसरी स्कीम में। तो बेसिकली क्या है, सारे म्यूचुअल फंड्स सारे ये चाहते हैं कि थोड़ा सा पैसा जो है गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में या एफओएफ में कम हो जाए। ये इसकी तरह से ये कोशिश ये है ये हो जाए। अब इससे क्या बदलेगा ये समझना जरूरी है। ये तो एमसी ने डिसीजन ले लिया,
आपकी लाइफ पे क्या असर पड़ता है। सपोज आपने गोल्ड ETF में या फंड ऑफ फंड में पैसा लगाया हुआ है या लगाने की सोच रहे हैं, नंबर 1, पुराना आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बना रहेगा। SIP जो आपकी चल रही है वो चलती रहेगी। लंप सम अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो नहीं लगा सकते। छोटे निवेशकों के निवेश पे वो भी फर्क नहीं पड़ेगा, खाली बड़े इन्वेस्टर्स के लिए लिमिट है। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के हिसाब से आप चल रहे हैं, अगर आप कोई रिडम्पशन करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, आपका पैसा आप रिडम्पशन कर सकते हो, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। ज़्यादा इन्वेस्टर HNI इन्वेस्टर्स जो मार्केट की टाइमिंग करते हैं, अच्छा गोल्ड का भाव ये हो गया, जल्दी से ETF में ले लेता हूँ, थोड़ा ऊपर में बेच दूंगा, करेक्ट। उनका जो भी इन्वेस्टमेंट सीधा आता है, बड़ा आता है, उस पर असर पड़ेगा। बिल्कुल। अब 3 सवाल के जवाब मुझे आपसे चाहिए होंगे। पहला ये कि ये किया क्यों, दूसरा ये कि किस किस पर इसका असर आपको दिख रहा है, कौन कौन से फंड पे, और तीसरा ये सर कि आपके हिसाब से अभी निवेशकों को क्या करना चाहिए। देखो, रोक लगाने की एक तो सिंपल सी वजह ये कि गोल्ड ETF में, फंड ऑफ फंड में, इनमें सिल्वर ETF में निवेश काफ़ी आ रहा था। वित्त वर्ष 2026 में करीब 70,000 करोड़ रुपए आ गए गोल्ड ETF में, ठीक है। अब गोल्ड ETF चलाने के लिए क्या होता है, जैसे मैंने गोल्ड ETF में किसी से, सपोज एक्सिस का गोल्ड ETF है, मैंने उसमें पैसा डाला, उतना का उतना एक्सिस म्यूचुअल फंड को जाके गोल्ड खरीदना पड़ेगा, करेक्ट। अब जितना ज़्यादा बड़ा होता जाएगा AMC के लिए वो गोल्ड मैनेज करना, खरीदना, सेफ रखना एक चुनौती है। अच्छा, दूसरा है कि जितनी इसकी गोल्ड की डिमांड बढ़े उतना आपका इंपोर्ट बिल, अल्टीमेटली गोल्ड इंपोर्ट होकर आता है, उससे रुपया कमज़ोर होता है। मोदी जी ने अपील भी की, भाइयों रुक जाओ, साल भर मत खरीदो। देखो, PM साहब कह रहे हैं तो फ़र्क तो पड़ता ही है। जनता ने भी खरीदना कम किया और म्यूचुअल फंड ने भी रेस्पॉन्ड किया, तो दोनों चीज़ें। अब असर किस पे पड़ेगा, जो गोल्ड के ETF है उन पे पड़ेगा। लिस्ट लंबी है, आपके सामने देख लो, हर एक का है, HDFC, ICICI, निप्पॉन, कोटक, एक्सिस, यू नेम इट, आदित्य बिरला, किसके पास नहीं है, टाटा, जिनके पास है उन पे सब पे असर पड़ेगा, थोड़ा या कम या थोड़ा ज़्यादा। ऐसे में आपको सिंपल क्या करना है वो समझ लीजिए। आपको गोल्ड में या सिल्वर में आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का 10 से 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा तो आप रिडीम कर लीजिए। जो आपने पहले से एसेट एलोकेशन अपनी रिस्क के हिसाब से, टाइम होराइजन के हिसाब से रखा, उसी पे स्टिक कीजिए, उसको मत बदलिए। स्पेकुलेशन के हिसाब से वो है ना, HNI का होता है ना, ये ETF ले लिया तो फिर बेच देंगे, ये सब चक्कर में मत पड़िए। ये काम करेंगे तो फंस जाएंगे, अननेसेसरी पैसे लग जाएंगे। मल्टी एसेट एलोकेशन के जरिए अगर आप पैसा डालेंगे तो वैसे भी आपका सोने में इन्वेस्टमेंट हो ही जाता है। और पुरानी जो SIP आपकी चल रही है उसे डिस्टर्ब न करें, चलने दें। बिल्कुल, इतने अच्छे तरीके से सर आप इसको पॉजिटिव वे में समझाते हैं, इतना हो हल्ला मच जाता है जब ऐसी खबरें आती हैं और वो हाफ ग्लास वाली थ्योरी आपके पास आती है, पॉजिटिविटी में बदल जाती है। चलिए, अब वक्त हो गया फंड ऑफ द मंथ का। फंड ऑफ द मंथ सर इस बार स्मॉल कैप फंड, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। मुझे लगता है कि अभी भी लाइफ आई से स्मॉल कैप फंड 8% से ज़्यादा, अब तो खैर 2-4 दिनों में गिरावट के बाद थोड़े और ज़्यादा कम हो गए, तो अभी भी लाइफ हाई से काफ़ी दूर है। मिड कैप इंडेक्स तो ऑलरेडी लाइफ हाई पे लाइफ हाई बना चुका था पिछले महीने में। स्मॉल कैप में काफ़ी कम अभी भी दूरी है। तो 2 ऑप्शन है, या तो आप लार्ज कैप खरीद लें या स्मॉल कैप खरीद लें, क्योंकि लार्ज कैप भी अपने लाइफ हाई से दूर है। लेकिन पैसे क्या है, थोड़े से लार्ज कैप में कम बनेंगे, स्मॉल कैप में ज़्यादा बनेंगे। तो मेरा ये मानना है कि जनवरी से लेकर अब तक 20,000 करोड़ का निवेश आया है। अनडाउटेडली स्मॉल कैप फंड्स में रिटर्न ज़्यादा आने की उम्मीद रहती है, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है। घटेंगे तो ज़्यादा घटेंगे और बढ़ेंगे तो थोड़ा बेहतर बढ़ेंगे। मार्केट के इम्प्रूवमेंट होने पर स्मॉल कैप इंडेक्स में तेज़ी थोड़ी सी ज़्यादा आती है, और उस लिहाज से आप सोच सकते हैं इसमें पैसा लगाने का। अब इसमें स्मिता करना क्या है, 2-3 फंड है जिसके नाम मैं आपके सामने रख देता हूँ, आपको जो पसंद आए ले सकते हैं। बंधन का है, निप्पॉन का है और HDFC म्यूचुअल फंड का है। इन तीनों के, ये तीनों स्मॉल कैप फंड है। इनमें 1 साल का, 3 साल का रिटर्न भी हमने दिया है। AUM देखेंगे तो 25,000 करोड़ का एक का है, 72,000 करोड़ का निप्पॉन का, 38,000। तो इस बार फंड ऑफ द मंथ के तौर पर अगर आप कोई एक स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे, मुझे लगता है बंधन म्यूचुअल फंड का जो स्मॉल कैप फंड है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मनीष गुनवानी साहब CIO हैं ही, बढ़िया काम कर रहे हैं। तो इस फंड में एक बार आप पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं, अगर आपको स्मॉल कैप फंड में लगाना है। और अगर स्मॉल कैप नहीं, फ्लेक्सी कैप फंड में लगाना है तो वो दूसरी चॉइसेस हो सकती है, लेकिन ये फंड थोड़ा सा इस लिहाज से आकर्षक है। बिल्कुल। चलिए, ये तो रहा आपका फंड ऑफ द मंथ, और अब वक्त हो गया NFO कॉर्नर का।
कौन कौन से एनएफओ पर सर नजर बनाए रखें? देखिए एक तो एक्टिव और एक पैसिव दोनों तरह के एनएफओ देख लेते हैं। एक्टिव एनएफओ में कौन सा है? वाइट ऑक कैपिटल एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, नाम भी बड़ा एग्रेसिव रखा है, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। 22 जून को ये बंद होने वाला फंड, और इसमें 65 से 80% इक्विटी रहेगा और 20 से 35% आपका डेट में रहेगा। क्रिसिल का जो हाइब्रिड 35-65 एग्रेसिव इंडेक्स है वो इसका बेंचमार्क रहेगा। ये एकमात्र एग्रेसिव एक्टिव फंड खुला हुआ है मार्केट में एनएफओ के तौर पर, बाकी सारे पैसिव है। कौन कौन से पैसिव है ज़रा समझिए। मोतीलाल ओसवाल बीएससी क्लीन एनवायरनमेंट इंडेक्स, ये 19 जून तक खुला हुआ है और ये इक्विटी में ही पैसा लगाएगा। 95 से 100% इक्विटी है, नाम का खाली 5% तक का कैश रखने के हिसाब से वो है। और बीएससी क्लीन एनवायरनमेंट टीआरआई जो है उसके अगेंस्ट बेंचमार्क किया है। अगला पैसिव फंड है आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ, ये भी 16 जून तक खुला हुआ है और ये भी पूरा का पूरा स्मॉल कैप इंडेक्स में लगाने वाला जो 250 स्टॉक है उसके कैटेगरी में लगाएगा, उसी में ईटीएफ के तौर पर लगाएगा। कोटक निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स, जिसका नाम बता रहे एक लो वॉलेटिलिटी 30 स्टॉक, 30 बड़े स्टॉक जो निफ्टी के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। 12 जून तक ही खुला हुआ है तो इसमें समय कम है आपके पास में, या तो फिर जब वापस से ओपन हो जाए तब आप निवेश कर सकते हैं। और आखिर में ग्रो निफ्टी स्मॉल 250 की मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स फंड, ये 12 जून तक खुला हुआ है, ये भी बंद होने की तैयारी में है और यहाँ पर भी आप इक्विटी में निवेश के लिए आज से सोच सकते हैं। और इन सब के बीच में अगर फंड ऑफ द मंथ, एनएफओ ऑफ द मंथ, नया एनएफओ, तो ये आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीओ, इसमें आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं अगर किसी एनएफओ में पैसा लगाना चाहते ही हैं आप तो। अदरवाइज जो स्मॉल कैप फंड हमने बोला था ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ है, तो आप बंधन वाला स्मॉल कैप, एचडीएफसी वाला स्मॉल कैप भी देख सकते हैं। बिल्कुल है तो स्मॉल कैप फंड ही दोनों। हाँ, चलिए तो एनएफओ ऑफ द मंथ भी आपके लिए हो गया और अब वक्त हो गया है काम की बात का। काम की बात सर इस बार आपकी तरफ से? थोड़ा सा अलग हटके काम की बात का। आजकल काम की बात पे आजकल हमने ना जनरली वो हैक देते हैं या फिर आपको कोई टिप देते हैं, इस बार थोड़ा सा अलग है। एनपीएस, अब आप बोलेंगे एनपीएस में नया क्या है इसमें कहा, लेकिन एनपीएस में एक ट्विस्ट है, स्वास्थ्य स्कीम, हेल्थ स्कीम इंग्लिश में बोल सकते हैं, लेकिन उसका नाम चूंकि स्वास्थ्य स्कीम है इसलिए मैं स्वास्थ्य ही लिख रहा हूँ। ऐसा मत सोचना कि हेल्थ स्कीम को इंग्लिश का हिंदी करके लिख रहा हूँ। एनपीएस स्वास्थ्य स्कीम, ये क्या है इसको पहले समझो आप जरा, ताकि आपको समझ में आएगा। एनपीएस में अगर आपने निवेश किया है, आप एनपीएस के होल्डर हैं, तो आपके लिए ये स्कीम है। अगर आपने एनपीएस ले रखा है जनरली वो तो पेंशन के लिए, लेकिन उसके बावजूद आप कभी बीमार पड़ जाए और आपको पैसे की ज़रूरत है इलाज के लिए, तो ये एनपीएस से आप पैसा निकाल सकते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, अभी ये जो है ना स्कीम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी भी जस्ट शुरू हुई है, थोड़ा इसकी टेस्टिंग चल रही, देख रहे हैं कि कैसा रेस्पॉन्स आता है, कितना फ़ायदा होता है लोगों को, नहीं होता है। ठीक है, इसमें होगा क्या, एनपीएस में जनरली आप निवेश करते हैं किस लिए कि भाई मेरे रिटायरमेंट के बाद या जब भी मेरी टेन्योर हो जाएगी उसके बाद मुझे एन्युटी इनकम आती रहेगी, मेरा बुढ़ापा चलता है। लेकिन उससे पहले पैसा बीमार हो गया, ट्रीटमेंट नहीं कराए तो वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, है ना। तो पहले पैसे चाहिए, उसका क्या करें। तो अगर आप इस स्कीम में से थोड़ा सा पैसा अगर इलाज के लिए निकालना चाहें, मेडिकल खर्चों के लिए, तो निकाल सकते हैं। और ये स्कीम जो ऑलरेडी एनपीएस होल्डर हैं उनके लिए भी, और जो नया कोई अकाउंट खोलेगा उनके लिए लागू होगी। और जैसे आईसीआईसीआई प्रू हुआ, टाटा हुआ, एक्सिस हुआ, इनके एनपीएस फंड्स हैं, इनके साथ एनपीएस स्वास्थ्य स्कीम ये लागू हो जाती है। ओके, और काम कैसे करेगा सर, और जो नॉर्मल रेगुलर एनपीएस होता है उससे कैसे अलग है ये? हाँ, ये अच्छा सवाल है आपका। देखिए काम कैसे करेगा, जो भी एनपीएस सब्सक्राइबर हैं अपने उस अकाउंट में से कुछ पैसा आप स्वास्थ्य स्कीम में डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कॉर्पस है 10 लाख रुपए का, आपको लगता है 1 लाख रुपए मुझे इलाज के लिए उस स्कीम में अलग भी डालना है, आप डाल सकते हैं। उसमें आप हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा हुआ, टेस्टिंग का हुआ, दवाओं का हुआ, इस तरह की जो भी चीज़ें रिपोर्ट्स वोर्ट्स करवानी उसका हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें होगा कि एनपीएस से सीधा पैसा जाएगा या तो हॉस्पिटल को, या फिर आपका जो भी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ना, वो इंश्योरेंस एजेंट्स जो होते हैं सारे फेलिसिटेट जो करते हैं उनको जाएगा। मेडिकल इमरजेंसी में कैशलेस वाली भी सुविधा मिलेगी आपको कि भाई मेरे पैसे पड़े हैं एनपीएस में, स्वास्थ्य स्कीम में, सीधा कैशलेस कर दीजिए, हो सकता है। सब्सक्राइबर स्कीम के तहत मैक्सिमम आप 25% तक का पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपका क्लेम बढ़ जाए और अगर दिक्कत हो ये हो तो इसमें पूरा पैसा निकालने की भी एक ऑप्शन है, सुविधा है, वो ज़रूर है। अब रेगुलर एनपीएस और
एनपीएस स्वास्थ्य स्कीम में क्या फ़र्क है? भाई एनपीएस स्वास्थ्य स्कीम में मेडिकल खर्चों के लिए आप 25% तक का पैसा निकाल सकते हैं। अब जितनी बार निकाल सकते हैं 25% तक, एक बार में 1% निकाला, 2 बार में 5% निकाला, तीसरी बार में 3% निकाला, जितनी बार चाहे आप निकाल सकते हैं। जबकि एनपीएस के केस में आप सिर्फ मैक्सिमम 4 बार ही पैसा निकाल सकते हैं पूरे इसके टेन्योर में, राइट। मेडिकल खर्चों के लिए कितनी भी बार निकालें। दूसरा, स्वास्थ्य स्कीम में मेडिकल जरूरत आने पर पैसे तुरंत मिलते हैं। एनपीएस स्कीम में जब इसका मैच्योर होगा, जब आना होगा तभी आएगा। दोनों में फ़र्क है, क्योंकि ये इमरजेंसी वाला काम है और पैसे का इस्तेमाल आप कैशलेस इलाज के लिए भी कर सकते हैं, सिंपल। ओके सर, आपको ये काम की लग रही है स्कीम? 100% काम की है, तभी तो काम की बात में स्मिता जी इसको शामिल किया है। देखिए क्यों है वो समझिए। देखो पहली चीज़, आप जनरली क्या करते हैं, एनपीएस को आप ये मान के चलते हैं कि मेरे रिटायरमेंट का फाइनेंशियल प्लानिंग है, मेरे पैसा आता रहेगा, फेयर इनफ। दूसरा, आप क्या करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं। जिस इंश्योरेंस से कई बार आपको कभी कोई बीमार हो गए करके तो उससे क्लेम आ जाता है। ये दोनों का बीच का रास्ता है। इसमें इंश्योरेंस तो नहीं है, लेकिन पैसे की अवेलेबिलिटी है। इलाज के वक्त अगर आपको पैसे चाहिए, ठीक है, अब इंश्योरेंस तो क्लेम हो जाता है, लेकिन सपोज आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, कम है, पैसा आपका है एनपीएस में, तो इसमें क्या होगा कि एनपीएस का पैसा आपके इलाज में काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझिए, ये आपका ही पैसा आपके काम आ रहा है। ये मत समझिए, इसको इंश्योरेंस मत समझिएगा कि मैंने स्वास्थ्य स्कीम से पैसा निकाल दिया, वापस एनपीएस वाले आके उसमें डाल देंगे। जैसे इंश्योरेंस में होता है ना, आपने क्लेम ले लिया लेकिन आपको वापस देना नहीं, ये आप ही का पैसा है। आप कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं, इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर रहे हैं, एनपीएस क्लेम नहीं कर रहे हैं, खाली आपके पैसे को आपको इमरजेंसी में ज़रूरत है इलाज के लिए, वो आप ले रहे हैं, बस उससे। तो ऐसी सिचुएशन में आप उतना ही पैसा निकालें जितनी वाकई में ज़रूरत है, नहीं तो आपके रिटायरमेंट का पैसा कम होता जाएगा, कॉर्पस कम होगा ना। तो कॉर्पस कम हो, बाद में बुढ़ापे में क्या करोगे? तो फिर इसलिए वो बचा के रखो। ये हेल्थ इंश्योरेंस का विकल्प नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरे पास तो एनपीएस स्वास्थ्य स्कीम है, मैं क्यों हेल्थ इंश्योरेंस लूँ? लेना है। हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए एक तरह से रिएम्बर्समेंट है, ये आपका खुद का पैसा है। सो अगर बीमार हो गए हेल्थ इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस कंपनी भरेगी ना, या तो आपके इलाज के लिए आपको ही भरना है। सिर्फ ये समझिए इसको कि आपके लिए एडिशनल लिक्विडिटी है, कभी भी इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए तो लिक्विडिटी है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अलग से खरीदें, लिक्विडिटी के लिए बैकअप के तौर पे एनपीएस स्वास्थ्य स्कीम आपके लिए। बहुत बढ़िया सर, काम की बात आपके हर किसी के काम की ये इस बार रही, और इसी के साथ बहुत बढ़िया इंसाइट्स आपने। फिर भी मैं बोलूँ, भगवान न करे किसी के काम आए, ये भी सही है। कोई बीमार पड़े उनको लेना पड़े, बट आपकी तैयारी में थिंक फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। उम्मीद करें काम न आए, तैयारी कभी आ जाए तो होनी जरूर चाहिए। बिल्कुल। इसी के साथ सर, थैंक यू सो मच इतने अच्छे इनसाइट्स हमसे शेयर करने के लिए, और एमफी के पूरे नंबर को इतने पॉजिटिव वे में बताने के लिए, और साथ ही ये भी कि सुस्ती उतनी कोई खास नहीं है और लगातार निवेश जो है वो बना हुआ है। थैंक यू सो मच सर। और इसी के साथ म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास के इस सेगमेंट में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।